कभी भी किसी की वर्तमान परिस्थिति को देखकर उसका मजाक नहीं उड़ाना। समय में इतनी ताकत होती है कि वो कोयले तक को हीरे में बदल सकता है। आइए आज हम आपको ले चलते हैं इतिहास के ऐसे ही कालखंड में जहाँ मगध के राजा धनानंद द्वारा आचार्य चाणक्य का अपमान किया जा रहा है। क्यों बे मूर्ख ब्राह्मण, तू मुझे क्या सिखाएगा कि शासन कैसे चलाया जाता है? इतनी छोटी सी बात के लिए तूने मुझे कष्ट दिया। तेरी इतनी हिम्मत! अगर तुझे बात इतनी ही महत्वपूर्ण लगती है तो ये बात मेरे द्वारपाल को कह देता। मूर्ख, गांधार और सिंधु से मुझे क्या लेना देना? मैं मगध का राजा हूं। जब मगध पर आक्रमण होगा तब सोचूंगा। बहुत गर्व है ना तुझे अपने ज्ञान और ब्राह्मण होने पर? सैनिकों, इसकी शिखा खींचकर इसे बाहर निकाल दो। धनानंद गुस्से में तिलमिलाते हुए चाणक्य की ओर देखता हुआ बोला। आखिर धनानंद को चाणक्य पर इतना गुस्सा क्यों आ रहा था? चाणक्य ने ऐसी कौन सी बात कह दी थी जो धनानंद को इतनी चुभ गई कि वह एक आचार्य को यूं इस तरह से सरेआम बेइज्जत करने लगा। दरअसल इसकी शुरुआत हुई थी तक्षशिला विश्वविद्यालय से, जहां आचार्य चाणक्य पढ़ाया करते थे। आज के पाकिस्तान के रावलपिंडी शहर में स्थित है। एक दिन जब विद्यार्थियों को पढ़ा रहे थे तभी वह अचानक कुछ सोचने लगते हैं। बहुत देर मौन रहने के बाद उन्होंने कहा, हमें उसे हराना ही होगा। बच्चों को उनकी यह बात समझ में नहीं आई कि आखिर वो किसे हराने की बात कर रहे हैं। दरअसल एक चिंता उन्हें मन ही मन खाई जा रही थी। जब से उन्होंने योद्धा सिकंदर द्वारा भारत के पड़ोसी राज्यों को जीत लेने के बारे में सुना था, उनकी सबसे बड़ी चिंता यह थी कि बहुत से राजा बिना लड़े उसके सामने घुटने टेक दे रहे थे। उस वक्त फारस को जीतने के बाद सिकंदर भारत की ओर बढ़ चला था। उसने सबसे पहले गांधार पर हमला किया। गांधार राज्य में उस समय आज का अफगानिस्तान और पाकिस्तान के उत्तर पूर्व के इलाके आते थे। उस समय गांधार राजा आमवी कुमार था। उसने बिना लड़े सिकंदर के आगे हथियार डाल दिए और उसकी अधीनता स्वीकार कर ली। इसके बाद सिकंदर ने पंजाब पर हमला किया। पंजाब का राजा पोरस था, जिसका साम्राज्य सिंधु से पंजाब तक फैला हुआ था। पोरस सिकंदर से बहुत बहादुरी से लड़ा, लेकिन फिर भी पंजाब में सिकंदर का कब्जा हो गया था। आचार्य चाणक्य ने यह सब अपनी आंखों के सामने होते हुए देखा था। उन्हें यह बात अच्छे से समझ में आ चुकी थी कि अगर भारतवर्ष यूं ही 16 महाजनपदों में बटा रहा तो बहुत जल्द एक एक करके सारे महाजनपद सिकंदर के सामने घुटने टेक देंगे और भारतवर्ष की पहचान अपने ही स्वार्थी राजाओं के कारण विदेशी आक्रांताओं की गुलाम हो जाएगी। उन्होंने सभी 16 जनपदों को एक देश बनाने का सपना देखा। सही मायनों में उन्होंने आज शिवपूर्व अखंड भारत की कल्पना की थी। उस समय भारत 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। इनमें सबसे बड़ा राज्य मगध था, जो इन सभी 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली राज्य था। मगध की सीमा उत्तर भारत में गंगा से लेकर दक्षिण में नीलगिरी पर्वत और पूर्व में चंपा से लेकर पश्चिम में सोन नदी तक फैली हुई थी। उस समय मगध में धनानंद का शासन था। आचार्य सिकंदर को हराने के मकसद से धनानंद के पास पहुंचे थे। धनानंद कृषक था और प्रजा से 2 गुना टैक्स वसूलता था और हमेशा अपने भोग विलास में डूबा रहता था। एक दिन धनानंद ने ब्राह्मणों को दान करने का एक पर्व आयोजित किया और इसी पर्व की आड़ में चाणक्य धनानंद से मिलने उनके दरबार पहुंच गए। एक राज दरबारी ताड़पत्र से एक ब्राह्मण का नाम पुकारा था और धनानंद उन ब्राह्मणों को एक एक स्वर्ण मुद्राओं की पोटली देता जाता है। कुछ समय बाद दरबारी द्वारा चाणक्य का नाम पुकारा गया। आचार्य चाणक्य आगे आए, लेकिन स्वर्ण मुद्राओं की पोटली लेने नहीं बल्कि राजा को कुछ बताने के लिए। उन्होंने कहा, हे राजन, मैं यहाँ स्वर्ण मुद्राएं लेने नहीं, यहाँ बल्कि आपको यह बताने आया हूँ। अलेक्जेंडर नाम का एक शख्स कई राज्यों को उखाड़ते हुए भारत की ओर बढ़ चुका है। कई राजाओं ने उसके हाथों अपनी पराजय स्वीकार कर ली है। महाराज,
उसकी गांधार के राजा के साथ संधि भी हो चुकी है। अतः आपसे अनुरोध है कि इसी वक्त खुद को और अपनी सेनाओं को युद्ध के लिए तैयार कीजिए। भोग विलास में डूबे महाराज को एक ब्राह्मण द्वारा ज्ञान दिया जाना अच्छा नहीं लगा। चाणक्य की कही यही वो बात थी जो धनानंद को कांटे की तरह चुभ गई थी और वो आचार्य चाणक्य को बुरा भला कहने लगा था। लेकिन यह कोई पहली बार नहीं हुआ था। इससे पहले भी धनानंद ज्ञान सभा में चाणक्य का मजाक उड़ा चुका था। खुद को ऐसा अपमान होते देख चाणक्य समझ जाते हैं कि लोभी राजा को कोई भी बात समझाना अपने दीवार सर पे मारने के समान है। वह उसी वक्त प्रण लेते हैं कि मदिरा और ताकत के नशे में चूर है दुष्ट धनानंद, तेरा सर्वनाश का समय आ चुका है। तूने एक शिक्षक का अपमान किया है। तेरे जैसे राजाओं के मुकुट हम शिक्षकों के पैरों में पड़े होते हैं। हम जब चाहें जिसके सर पे चाहे उसके सर पे यह मुकुट रख सकते हैं। मैं चाणक्य प्रण लेता हूँ कि जब तक तेरा सर्वनाश नहीं कर लेता तब तक अपनी शिखा नहीं बांधूंगा। उसके बाद चाणक्य वहां से चले गए और उस इंसान की खोज करने लगे जो धनानंद की जगह ले सके और अखंड भारत के सपने को पूरा कर सके। बहुत खोज के बाद एक दिन उनकी मुलाकात चंद्रगुप्त से हुई। वो चंद्रगुप्त के निर्णय लेने की काबिलियत से बहुत प्रभावित हुए थे। उन्होंने उसी वक्त तय कर लिया था कि उन्हें चंद्रगुप्त को अखंड भारत के लिए तैयार करना होगा। चंद्रगुप्त ने आचार्य चाणक्य का सपना पूरा किया। काबुल से लेकर दक्षिण में कराली तक और ईरान से लेकर पूर्व में असम तक चंद्रगुप्त ने भारत की सीमाएं खींच दी। एक दिन खाना खाते समय चंद्रगुप्त ने अपना खाना अपनी पत्नी दुर्धरा को दे दिया, लेकिन वो खाना खाते ही दुर्धरा बेहोश होने लगी। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। दरअसल आचार्य चाणक्य हर दिन जहर की थोड़ी थोड़ी मात्रा चंद्रगुप्त के खाने में डाल दिया ताकि चंद्रगुप्त के शरीर में जहर के प्रति अवरोधक बन जाए। लेकिन यह बात चंद्रगुप्त को पता नहीं थी। उस समय महारानी भी गर्भवती थी। जब कोई विकल्प बाकी ना बचा तो फिर चाणक्य ने दुर्धरा का गर्भ निकालकर उसे बकरी के गर्भ में डाल दिया। जब वह बालक पैदा हुआ तो बकरी के गर्भ में रखे जाने की वजह से उसके शरीर पर छोटे छोटे काले रंग के निशान बन गए, जिसकी वजह से उस बालक का नाम बिंदुसार पड़ गया था। बिंदुसार राजा बने तो उनका एक मंत्री हुआ करता था जिसका नाम सुबंधु था। वह चाणक्य से बहुत ही ईर्ष्या करता था और वह हर रोज महाराज के कान भरता था। एक दिन सुबंधु ने बिंदुसार को बता दिया कि चाणक्य की वजह से उसकी मां की मृत्यु हुई थी। बिंदुसार को अब इस बात का पता चला तो उसने चाणक्य को राजमहल से निकलवा दिया। चाणक्य राजमहल छोड़कर जंगल चले गए और कुटिया में रहने लगे। कुछ समय बाद बिंदुसार को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने सुबंधु को चाणक्य को मनाने के लिए भेजा, लेकिन सुबंधु ने जंगल जाकर चाणक्य की कुटिया में आग लगा दी, जिसकी वजह से महान आचार्य चाणक्य की मृत्यु हो गई। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।